यहाँ देखिए पीएफआई को लेकर ये बड़ी और अपडेट जानकारी हम आपको दे रहे हैं। पीएफआई के खिलाफ जांच का खुलासा हुआ। देखिए पीएफआई एक कट्टरपंथी संगठन है। पीएफआई के खिलाफ जांच में ये बड़ा खुलासा हुआ है और ये हम आपको बता रहे हैं। पीएफआई के खिलाफ जांच में खुलासा हुआ। राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर पीएफआई को बैन किया गया है। सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की साजिश रची गई थी। पीएफआई पर यह बड़ा खुलासा हम आपको बता रहे हैं। और कट्टरपंथी संगठन सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की साजिश रची गई है। देश की संप्रभुता को खतरा था पीएफआई से। पीएफआई कट्टरपंथी विचारधारा को फैला रहा था। भारत में इस्लामिक राज स्थापित करने की साजिश थी। पीएफआई सदस्य ने खुलासा किया है। हिंसा देश विरोधी गतिविधियों में शामिल रहे हैं पीएफआई के तमाम सदस्य। और मृदुल, जो छापेमारी की कार्रवाई हुई उसके बाद बैन लगा, सवाल भी कई उठे। बिल्कुल, और लगातार इस मसले को लेकर जांच भी की जा रही है। अब किसने क्या कहा ये हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले अभी तक आप देखिए राशिद अल्वी चुनावों को लेकर पाबंदी लगाई गई है। ये कहते हैं, लल्लन सिंह कहते हैं पीएफआई के खिलाफ सबूत सार्वजनिक किए जाएं। इस्लामोफोबिया फैलाने की साजिश है, ये समाजवादी पार्टी की तरफ से कहा जाता है। सांसद शफीकुर रहमान बर्क कहते हैं कि मुस्लिम हैं इसलिए ये बैन किया गया। तो इस तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं, लेकिन अब सच अनूप सामने आ गया है कि देश विरोधी गतिविधियां, सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ना, इसलिए बड़ा एक्शन लिया गया। और एक एक कर कई खुलासे हो रहे हैं। देखिए पहले बैन हुआ और उसके बाद अब जो चीजें निकलकर सामने आ रही है वो ये कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा था पीएफआई। माहौल खराब करने की पीएफआई ने साजिश भी रची थी। ये तमाम बातें अब सामने आ रही हैं। और ऐश्वर्या कपूर हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर एक्सपर्ट फोनलाइन पे जुड़े हुए हैं। ऐश्वर्या, जो खुलासे हो रहे हैं उसके बाद जो लोगों ने बयान दिए हैं उस पर भी सवाल उठ रहे हैं कि आप समर्थन करते पीएफआई का, आप खुलासे हो रहे हैं। जी हाँ, जी बिल्कुल। और इस समय मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जो सूत्र बता रहे हैं कि किस तरह से पीएफआई का जो एक ये जो इंटरनेशनल टर्किश कनेक्ट, और अब एक जो भारत की एजेंसी है हमारे सूत्रों के हवाले से वो कह रही है कि टर्किश इंटेलिजेंस से जिहादिस्ट चैरिटी ग्रुप और भारतीय एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का जो कनेक्ट है उसे नकारा नहीं जा सकता। तो आप समझिए, और जिस तरह से एनआईए ने अपनी रिमांड कॉपी में कहा था कि ये युवाओं को बरगला रहे हैं, अब उसके और काफ़ी ज़्यादा एविडेंस आ रहे हैं। कल जो हमारे पास डॉक्यूमेंट्स आए उसमें ये साफ तौर से बताया गया कि एनआईए की जो रेड्स हुई हैं उसमें कैसे आईईडी बम बनाने की पूरी विधि, द प्रोसेस टू मेक एन आईईडी बम, वो कलेक्ट किया गया है। और वो सिर्फ एक चीज़ है, फिजिकल हार्ड एविडेंस भी बरामद किया गया है एनआईए की रेड्स में। और उसके बाद भी जो लोग इस समय पीएफआई के बैन के खिलाफ सामने आ रहे हैं, अब उनको जवाब देना पड़ेगा कि अब उन्हें दलगत राजनीति से ऊपर, जाति की राजनीति से ऊपर सोच के देश के लिए सोचना पड़ेगा, राष्ट्र सर्वोपरि। क्योंकि जिस तरीके के और ज़्यादा एविडेंसेस आ रहे हैं, चाहे वो कन्नूर का आईसिस सेल हो या फिर पीएफआई, जिसको कि सूत्रों के हवाले से एजेंसी में मुस्लिम ब्रदरहुड ऑफ इंडिया, और उसके बाद और क्या क्या किस किस प्रकार के डॉक्यूमेंट्स एनआईए की रेड्स में मतलब इकट्ठे हुए हैं, वो बहुत ही माइंड बॉगलिंग है और बिल्कुल भौचक्का कर देने वाले हैं। क्योंकि वो किसी धर्म, समुदाय, जाति या फिर किसी एक पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड नहीं है या फिर खिलाफ नहीं है। ये सब भारत के खिलाफ काम करने का प्रूफ है जो कि अब एनआईए और बाकी एजेंसीज के पास है। बैक टू इन द स्टूडियोज। ऐश्वर्या, सवाल यह है कि ये सारी चीजें दिखाई क्यों नहीं देती हैं? जो लोग आवाज उठा रहे हैं, शफीकुर रहमान की बात करें, वक्र की बात करें, लालू प्रसाद की बात कर ले, ललन सिंह की, राशिद अल्वी को, तमाम सबूत एक एक कर सामने आ रहे हैं, उसके बावजूद ये बयान आते हैं। क्योंकि वो उसको धर्म से कनेक्ट करते हैं, वो उसे एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी से कनेक्ट करना चाहते हैं और फिर वो बोलना चाहते हैं कि देखिए भारत सरकार, क्योंकि बीजेपी की सरकार है, एनआईए को वो टेन कर रहे हैं कि मतलब एजेंसी बीजेपी के कहने पे काम कर रही है और एक पर्टिकुलर सेक्शन के खिलाफ वो उस एविडेंस को देख के भी नकार रहे हैं। अब अगर आपके सामने सच हो, सामने सूरज निकला और आप बोलें कि नहीं रात है, तो उसमें कोई भी कुछ नहीं कर सकता। सो द रियलिटी इज दिस, सामने सूरज चमक रहा है और आप कह रहे हैं कि रात है, तो कोई उसमें क्या कर सकता है? अगर लालू प्रसाद यादव, जो कि खुद इतने वरिष्ठ नेता हैं, वो जानते हैं, वो सारे डॉक्यूमेंट्स उनके पास भी होंगे, आई एम श्योर। और उसके बावजूद, क्योंकि अब वो पब्लिक डोमेन में है वो डॉक्यूमेंट्स, उनको दिखाए गए होंगे, उसके बाद भी अगर वो ये कह रहे हैं, बाकी सारे जितने भी दल हैं वो दलगत राजनीति से ऊपर उठ के नहीं सोच पा रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आज समय देश के बारे में सोचने का, भारत के बारे में सोचने का। भारत के युवाओं को जो अलकायदा, एलईटी और आईसिस से जोड़े, उसका समर्थन कैसे किया जा सकता है? बैक टू यू।
बिल्कुल बिल्कुल ऐश्वर्या, आप ठीक कह रहे हैं। कैसे समर्थन किया जा सकता है? एक महत्वपूर्ण बात जो आप बता रहे थे वो ये कि खाड़ी देशों से भी संबंध हैं। वहां से ऐश्वर्य जो पैसा आता था, अवैध तरीके से फंडिंग होती थी, वो भी सबके सामने आ चुका है। यानी अब जो है खाड़ी देशों की किस तरह से भूमिका रही है या पीएफआई का कनेक्शन रहा है, अब वो भी बहुत जल्द सामने आ जाएगा। बड़ा खुलासा है या फिर जी देखिए, इसमें 90% देशों का नहीं बल्कि पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स, कुछ खास लोग या फिर कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का जरूर कनेक्ट बताया जा रहा है। इसीलिए मुझे ये बताया गया कि ये जो ऑपरेशन ऑक्टोपस है ये अभी 60% ही पूरा हुआ है, 40% बाकी है। मेरा ऑडियो डिस्कनेक्ट हो गया है, दोबारा कनेक्ट करा दीजिए। और जो बाकी 40% है उसके लिए एमएचए अब एमईए के पास जा रहा है, यानी जो भारत का फॉरेन अफेयर्स डिपार्टमेंट है उसके थ्रू, और फिर एमईए अपने काउंटर पार्ट से बात करेगा इन देशों में, और वहां पे जो वो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो वो पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स हैं, क्योंकि चाहे वो खाड़ी देश हो या फिर बाकी देश हो, ज्यादातर 90% उसमें वहां की गवर्नमेंट्स इन्वॉल्व नहीं है। और अगर वहां की गवर्नमेंट्स इन्वॉल्व नहीं है तो फिर एमएचए एमईए के से कनेक्ट करके एमईए अपने काउंटर पार्ट से बात करेगा उन देशों में, और उन लोगों को भी हिरासत में या फिर उनके खिलाफ लॉ ऑफ द लैंड के हिसाब से एक्शन लिया जाएगा। क्योंकि अगर इस नेक्सस को पूरी तरह तोड़ना है, ये जो ऑपरेशन अष्टबाहु है ये सिर्फ बैन करके खत्म नहीं होगा, आपके इसके वेब को डिकंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, और उसके लिए उसके मनी लॉन्ड्रिंग का जो पूरा नेटवर्क है, सिर्फ और सिर्फ मृदुल ओवरग्राउंड नहीं, जो वो है अंडरग्राउंड नेटवर्क है, उसको भी पूरी तरह से ब्रेक करना पड़ेगा। और उसके लिए जो बाहर बैठ के भारत में असंतोष फैलाना चाहते हैं उनको भी नहीं बख्शा जाएगा। जी बैक टू यू। जी वापस लौट रहे हैं आपके पास। बड़ी खबर लगातार दर्शकों को हम बता रहे हैं कि किस तरह से पीएफआई पर पहले छापेमारी की कार्रवाई की गई, तमाम दफ्तर छापेमारी करके सील किए गए, फिर पीएफआई पर बैन लगाया गया। पीएफआई की जांच में एक और बड़ा खुलासा हुआ है कि पीएफआई मुस्लिम ब्रदरहुड का नेक्सस है, और ये आरोप पहले भी लगते रहे। जांच में सामने आया है कि गठजोड़ चंदे के पैसे से टेरर फंडिंग होती थी, और इंटरनेशनल कनेक्शन अनूप पहले भी सामने आता रहा है। देखिए, अरब से लेकर यूरोप तक, जी अरब से लेकर यूरोप तक ये संगठन फैला था, आतंकी संगठन, और गतिविधियों में भी फंडिंग का इस्तेमाल होता था। जो आतंकी गतिविधि होती थी उसमें सऊदी में चंदे पर रोक, समाज सेवा के नाम पर आतंकी एजेंट जो है वो है, ये तमाम चीजें एक एक करके सामने आ रही है। कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल ये भी कि आखिर ये टेरर फंडिंग के नाम पर जो पैसे आते थे, वाकई ये कहा जाता था कि वहां से टेरर के नाम पर पैसे लिए जाते थे। ऐश्वर्य लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। ऐश्वर्य, जो जानकारी मिल रही थी कि ये कहा जाता था कि ये पैसे जो भारत में मुसलमान हैं उनके भले के लिए, उनके अच्छाई के लिए खर्च किया जाता था। चलिए, हमारे और सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं। सुमित मुंबई से जुड़े हैं, सुमित जुड़े हुए हैं मुंबई से, और सृष्टि भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। सृष्टि के पास चलते हैं। सृष्टि, क्या कुछ अपडेट है? एक एक कर कई खुलासे पीएफआई पर हो रहे हैं। बिल्कुल अनूप, मृदुल, अनामिका, जिस तरीके से बड़ी खबर आप लगातार बता रहे हैं, और जो इस पूरी इन्वेस्टिगेशन में मामला सामने आता है उसमें खुलासा ये होता है कि सिर्फ और सिर्फ इस्लामिक मानसिकता को आगे बढ़ाना, इस्लामिक कट्टरपंथी को आगे बढ़ाना, और इसके साथ ही मुस्लिम ब्रदरहुड एक ये नाम जो सामने आ रहा है, और सिर्फ यही नहीं बल्कि अरब से लेकर यूरोप तक ये जो संगठन है वो लगातार फैला हुआ है, और ज़कात के नाम पर ये पैसे मांगे जाते थे, ये फंड इकट्ठा किया जाता था। जैसे आपने बताया कि मुस्लिम समाज के भले के लिए, उनके कल्याण के नाम पर ये विदेशी फंडिंग जो है वो इकट्ठा की जाती थी, लेकिन उसका मकसद सिर्फ यही था कि देश में इन तमाम लोगों को, इन तमाम युवाओं को सिर्फ और सिर्फ ब्रेन वॉश करके इस संगठन से जोड़ना, और संगठन बिल्कुल का मकसद ये बहुत बड़ी बात है कि ब्रेन वॉश करके संगठन से जोड़ा जा रहा था। सुजाता, विवेक और सत्यविजय भी इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सत्यविजय का रुख करेंगे क्योंकि ये वो राज्य है, सत्यविजय, जहां पर सिमी का नेटवर्क भी था और पीएफआई भी बड़े नेटवर्क के तौर पर काम कर रहा था, लेकिन अब सबको पर्दाफाश करते हुए सील कर दिया गया है। अभी और क्या अपडेट्स हैं आपके पास, बताइए। यह देखिए, बड़ी बात आपने कही है कि देखिए जो पीएफआई है वो ये पूरी तरह से तय हो चुका है कि सिमी का ही एक एडवांस वर्जन है। जब सिमी को प्रतिबंधित किया गया उसके बाद से ही पीएफआई बना है, और पीएफआई में जितने भी तमाम बड़े पदाधिकारी हैं वो सिमी के लोग ही थे, सिमी से ही जुड़े हुए थे, और सिमी प्रतिनिधि संगठन है। इसके कई लोग, कई जो आतंकी हैं वो भोपाल सेंट्रल जेल में भी हैं और मध्य प्रदेश में कई घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं। दूसरी तरफ ये देखिए, जो पीएफआई समेत जो 9 इससे संबंधित संगठन है उन्हें बैन किया
किया है उसमें हर संगठन का अलग अलग काम था। एक संगठन युवाओं को जोड़ता था, एक संगठन महिलाओं को जोड़ता था, एक संगठन का काम था कि लोगों से चंदा लेना। और सबसे बढ़िया जो खुलासे हो रहे हैं उसमें ये चीज भी सामने आई है कि जब खरगोन में रामनवमी के दौरान जो हिंसा हुई थी उसके बाद भी पीएफआई से जुड़े संगठन ने वहां के लोगों से और पूरे मध्य प्रदेश से पैसा वसूला था, चंदा लिया था अपने संगठन को मजबूत करने के लिए। और ये लोग ऐसे ही मौके ढूंढते हैं जब कोई ऐसी घटना होती है जहां पर दो वर्ग विशेष में विवाद होता है, उसके बाद ये लोग सक्रिय होते हैं और अपना नेटवर्क तैयार करते हैं। और इसीलिए मध्य प्रदेश में इन्हें करीब 2000 लोगों की एक बड़ी कह सकते हैं टीम तैयार कर ली थी, इसमें यूथ भी थे, जिसमें महिलाएं भी थी। अब चूंकि ये संगठन बैन हो गए हैं, इसके बाद भी मध्य प्रदेश पूरी तरह से अलर्ट है। यहाँ पर मध्य प्रदेश पुलिस ने प्लान बी तैयार किया है। और प्लान बी क्या है मैं आपको बताना चाहूंगा। दरअसल जो लोग गिरफ्तार हुए हैं, 25 लोग अभी मध्य प्रदेश से गिरफ्तार किए गए हैं, लेकिन इनसे जुड़े कई लोग हैं, कई इनके दोस्त हैं, कई इनके रिश्तेदार हैं, कई ऐसे लोग हैं जो स्लीपर सेल की तरह इनके लिए काम करते थे। उनकी बाकायदा लिस्ट है और उस लिस्ट के हिसाब से बात किया तो भोपाल में 20 लोग चिन्हित किए गए हैं, इंदौर से 75 लोग चिन्हित किए गए हैं, उज्जैन से 25, श्योपुर से 10, नीमच से 8 और राजगढ़ से 5। ये वो संदिग्ध लोग हैं जिनकी गतिविधियों पर मध्य प्रदेश पुलिस पूरी तरह से नजर रखे हुए है। अगर इनकी गतिविधि और मध्य प्रदेश में लगातार एक्शन जारी भी है सत्य विजय, हम देख रहे हैं। और पुलिस का भी कहना है, प्रशासन का भी कहना है, सरकार ने भी ये कहा है कि बैन के बाद भी नजर बनाए रखेंगे और उचित कदम उठाने के निर्देश दे दिए गए हैं। जयपुर का रुख करते हैं, सुजाता भी लगातार हमारे साथ जुड़ी हैं। सुजाता, जयपुर में भी एक्शन हो रहा है, बैन के बाद तरह तरह के बयान भी सामने आए थे जयपुर से भी, लेकिन अब जो सदस्य खुलासा कर रहे हैं वो उन बयानों पर सवाल खड़े कर रहे हैं जो पीएफआई का फेवर कर रहे थे। बिल्कुल कई तरह के सवाल हैं। हालांकि अगर हम जयपुर की या राजस्थान की पूरे यहाँ की बात करें तो यहाँ पर ज्यादातर लोग इसका समर्थन ही कर रहे हैं, चाहे वो सूफी काउंसिल हो या फिर अजमेर शरीफ के जो दीवान है वो हो, सभी ने इस फैसले का स्वागत किया है। इस बीच आपको ये भी बता दें कि राजस्थान सरकार की तरफ से भी जो केंद्र सरकार ने फैसला लिया है उससे जुड़ा हुआ प्रस्ताव पास करते हुए पीएफआई पर बैन लगाने का फैसला किया है। तो मोडस सामने आ गया। और पहले से इस बात की आशंकाएं थी कि सिमी जो एक प्रतिबंधित संगठन था 2001 में जिसे प्रतिबंधित किया गया, 2006 में फिर नया संगठन बनाया गया और इसी में से अब्दुल रहमान जो कि सिमी का सदस्य था वही इसका अध्यक्ष भी बना, वो पूर्व अध्यक्ष। तो यही होता है। बिल्कुल सुजाता, बिल्कुल। और ये सबसे बड़ी बात है कि जो टेरर है, जो नेक्सस है, उसको तोड़ना बहुत जरूरी है। सुमित भी मुंबई से हमारे साथ जुड़े हैं। सुमित, मुंबई में भी बड़े खुलासे में कई लोग पकड़े गए पीएफआई के, खासतौर पर वहां मुख्यमंत्री ने भी साफ कर दिया, देवेंद्र फडणवीस ने भी कहा था, डिप्टी सीएम ने भी, कि यहां कोई ऐसा काम नहीं होने देंगे जो देश के खिलाफ हो। वहां क्या कार्रवाई हो रही है, एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं। बिल्कुल अनूप, एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं। पीएफआई के जो तमाम दफ्तर हैं उन्हें एक के बाद एक सील यहां पर किया जा रहा है। मुंबई थाने के दफ्तर हैं उन्हें सील कर दिया गया है। और जैसे सुबह बड़ी अपडेट सामने आई, जिसके बाद जो वेबसाइट्स हैं, जो ट्विटर हैंडल्स हैं, सोशल मीडिया पर जो अपीयरेंस है वो भी पूरी तरीके से ब्लॉक कर दी गई है। और अब जो नए खुलासे सामने आ रहे हैं कि आखिर कैसे देश के अंदर, और आपको इस पर गौर करने की जरूरत है कि कल जब गजट नोटिफिकेशन के जरिए जिन तमाम चीजों का जिक्र किया गया था गजट नोटिफिकेशन में, उसमें इन्हीं तमाम चीजों का जिक्र किया गया था। उसमें बताया गया था कि कैसे भारत की जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसे तोड़ने की कोशिश की गई, उसे खराब करने की कोशिश की गई। जो छात्र हैं, जो युवा हैं, जो बेरोजगार हैं या अलग तबके के जो लोग हैं, उनसे फंड जुटाने की जो है कोशिश की गई और ज़कात के नाम पर इस फंड को जुटाने की कोशिश की गई। और कैसे देश के अंदर देश विरोधी जो साजिशें हैं उसे करने के लिए इस फंड का इस्तेमाल किया गया। और हालत यह है कि बाहर के जो आतंकी संगठन है, और उसका जिक्र जो है वो कल ही गजट नोटिफिकेशन में दे दिया गया था कि बांग्लादेश के जो आतंकी संगठन है वहां से संपर्क रहे, आईएसआईएस के साथ संपर्क जो है सामने आते रहे। ऐसे कई उदाहरण देखने को मिले और जो बार बार खुलासे हुए हैं जिसमें किस तरीके से इन तमाम चीजों को लेकर अंजाम देने की कोशिश की गई, इसकी वजह से इस बैन को अंजाम दिया जा रहा है। और साथ ही मुस्लिम ब्रदरहुड का नाम जो है जिस तरीके से सामने आ गया है, ये बताता है कि वो तमाम चीजें, ये बड़ा एक्शन आखिर किस तरीके से यहां पर किया गया है और क्यों ये जरूरी था। क्योंकि आप ये कोशिश कर रहे थे कि आखिर कैसे कट्टर जो है तमाम युवाओं को बनाया जाए, लोगों को किस तरीके से कट्टर मानसिकता का बनाया जाए। और 2047 का वो डॉक्यूमेंट जिसका हम लगातार जिक्र कर रहे हैं। बिल्कुल, और आप वहां पर खुद मौजूद थे, आपको याद होगा पटना में किस तरह की कार्रवाई की थी। एक बार सृष्टि के पास चलते हैं, फिर वापस सुजाता का रुख करेंगे। सृष्टि, क्योंकि बड़ी बात तो यह है कि अब सरकारें, जो राज्य सरकारें हैं, वो भी अपने स्तर पर बड़ा एक्शन ले रही हैं। और जैसा अभी हमारे सहयोगी ऐश्वर्य बता रहे थे कि 60% ही पूरा हुआ है, यानी आने वाले समय में और सख्त एक्शन हमें देखने को मिल सकता है।
बिल्कुल मृदुल, जैसा आपने कहा कि अभी ऑपरेशन ऑक्टोपस जो है वो 60% इंप्लीमेंट किया गया है, क्योंकि अभी बाहर से जो सबूत मिले या जो लोग सामने थे उनकी गिरफ्तारी की गई, उनकी कार्रवाई की गई और दफ्तरों को सील किया गया। लेकिन एक सतह है जिसके नीचे, एक लेयर के नीचे जो लोग काम करते हैं, जिनकी वेशभूषा आप नहीं समझ सकते, जिन्हें कहा जाता है कि वो स्लीपर सेल्स हैं, और इस तरीके से वो ऐसे संगठनों से जुड़े रहते हैं और बेहद शांत तरीके से वो ऐसी गतिविधियों को अंजाम देते हैं। उन लोगों को उनके बिल से निकालने की अब कार्रवाई शुरू की जाएगी, चाहे वो देश के भीतर हो या जो विदेशी कनेक्शन है, ताकि इसे जड़ से खत्म किया जा सके। क्योंकि सिर्फ एक संगठन नहीं है, सिमी बैन होता है तो पीएफआई बनता है, पीएफआई के तमाम हाथ पैर हैं, यानी कि छोटे छोटे संगठन हैं जो अलग अलग तरीके से काम करते हैं। जैसा अभी हमारे सहयोगी बता रहे थे कि कुछ युवाओं को बरगलाते हैं, कुछ महिलाओं को जोड़ते हैं और सबसे ज्यादा गरीब और मजलूम लोगों को इसमें जोड़ा जाता है। उनका ब्रेन वॉश किया जाता है कि सरकारें और देश आपके लिए कुछ नहीं करेगा, बल्कि हम आपके लिए ये सब कुछ करेंगे और आप हमारे साथ जुड़िए। और सबसे बड़ी बात कि जो अरब से लेकर यूरोप तक का जिक्र हो रहा है कि वहां पर भी अलग अलग नाम से अलग अलग संगठन बने हुए हैं, जिनका काम सिर्फ इतना है कि भारत के भीतर किस तरीके से आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाए। इसीलिए लगातार कल से ये बात हो रही है कि बाहरी जो आतंकी ताकतें हैं उनसे हम लगातार लड़ते हैं। लेकिन सत्यविजय, सृष्टि वापस लौटेंगे। सत्यविजय का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं, क्योंकि वहां खास निर्देश दिए गए हैं, महाराष्ट्र में खास निर्देश दिए गए हैं कि अभी भी नजर बनाए रखना है, और जिसका जिक्र लगातार किया जा रहा है कि अभी हाफ का वर्क पूरा हुआ है, अभी पूरी तरह से काम करने के लिए और छानबीन की जाएगी और छापेमारी की कार्रवाई हो सकती है। सत्यविजय, मध्य प्रदेश सरकार इसको लेकर क्या तैयारी कर रही है, क्योंकि केंद्र ने कदम उठाया है उसमें राज्य सरकारों का सहयोग भी रहा है? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, जो पीएफआई समेत जो 9 संगठन जिन्हें बैन किया गया है, इसके बाद कल ही मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने साफ कर दिया था कि आगे भी इस तरह की कार्रवाई जारी रहेगी। मध्य प्रदेश पुलिस, खासतौर पर एटीएस और जो यहाँ की लोकल पुलिस है, ये लोग लगातार इसको लेकर सर्चिंग भी कर रहे हैं, लगातार इसको लेकर इनकी जो बाकी अलग विंग है वो काम भी कर रही है। इसीलिए एक मेरे पास जो लिस्ट है उसके मुताबिक मैंने आपको बताया था कि इंदौर में 75 लोग, भोपाल में 20 लोग, उज्जैन में करीब 30 के लगभग लोग, राजगढ़ में कुछ लोग, और ये ऐसे लोग हैं जो पीएफआई के मुख्य पदाधिकारियों से जुड़े हुए थे। लेकिन इनका इन्वॉल्वमेंट कितना है, देखिए समझना ये होगा कि एनआईए ने जब पहली रेड की थी उसमें 4 लोगों को गिरफ्तार किया था, जिसमें पीएफआई का स्टेट प्रेसिडेंट भी था। उसके बाद सेकंड जो रेड होती है उसमें 21 लोगों को गिरफ्तार किया जाता है। सेकंड रेड में जिन्हें गिरफ्तार किया था उन्हें सिर्फ 151 के तहत जेल भेजा है, मतलब प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की उनके खिलाफ बहुत ऐसे तगड़े एविडेंस नहीं मिले थे। लेकिन ये लोग इन्वॉल्व हैं, इसीलिए इस संगठन को बैन किया है। अब इनसे जुड़े जो लोग प्रदेश भर में फैले हुए हैं, जो इन्होंने एक नेटवर्क तैयार किया जो कि मध्य प्रदेश से लेकर केरल तक जाता है, इस नेटवर्क को ब्रेक करने के लिए, जिसकी वजह से जो एक आतंकी नर्सरी पीएफआई के रूप में जो मध्य प्रदेश या पूरे देश में चल रही थी, इसको पूरी तरह से सत्यविजय, केरल का जिक्र किया आपने, केरल का जिक्र किया, और मैं सीधे सुजाता के पास रुख करूंगा। सुजाता, सत्यविजय ने केरल का रुख किया। ये नेक्सस तोड़ना इतना आसान नहीं है। जो जानकारी है उसके मुताबिक 50,000 से ज्यादा रेगुलर मेंबर सिर्फ केरल में है और 1.5 लाख समर्थक हैं। ऐसे में पूरे देश में जहां जिस स्टेट में इनका नेक्सस फैला है, वहां समझिए कितने लोग होंगे। हम राजस्थान की बात करें, जो मामले हाल के दिनों में सामने आए, ऐसा आप कह रहे हैं कि जरूर के बहुत ज्यादा यहां नहीं फैला है, लेकिन अंदर खाने स्लीपर सेल के तौर पर काम तो वहां भी हो रहा है। ये नेक्सस वहां भी टूटेगा क्योंकि कार्रवाई हो रही है। आपको क्या लग रहा है, वहां ऐसे नेक्सस काम कर रहे हैं स्लीपर सेल के तौर पर? बिल्कुल, देखिए, बैन लगाना एक प्राथमिक कार्रवाई होती है और उसके बाद असली कार्रवाई शुरू होती है, और अब वही कर रहा है। स्लीपर सेल्स को जितने भी लोग इससे जुड़े हुए हैं, प्रत्यक्ष तौर पर या परोक्ष तौर पर, उन सबकी पहचान करनी होगी, उनके खिलाफ भी कार्रवाई करनी। इसके अलावा तमाम जो दफ्तर हैं, जो फंडिंग के सिस्टम है, देखिए बैंक अकाउंट सीज किए, मीडिया पर अकाउंट सीज किए जा रहे हैं, और अब ये साफ तौर पर हो सकता है कार्यक्रम का आयोजन नहीं कर सकते हैं। तो ये तमाम तरह की प्रतिबंध जो हैं वो इन पर लगा दिए गए हैं। इसके साथ ही ये भी बता दूं आपको, कई सारी बातें सामने आई हैं, और केरल से ही, जो केरल का कनेक्शन की बात सामने आई, तो यहाँ का जो प्रदेश अध्यक्ष की गिरफ्तारी भी 22 सितंबर को केरल से ही हुई थी, और लगातार हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। सृष्टि, हम देख रहे हैं, क्योंकि भले ही ज्यादा प्रभाव। बिल्कुल सुजाता, हम वापस लौटेंगे आपके पास में, जिस तरीके से आप लगातार बड़ी जानकारी दे रही है। लेकिन इस बड़ी खबर पर हम लगातार बने हुए हैं कि किस तरीके से भारत में इस्लामिक राष्ट्र बनाने की एक जिहाद